आइए एक बहुत ही खौफनाक स्थिति की कल्पना करते हैं। मान लीजिए कि देश में एक ऐसी सरकार सत्ता में आती है जिसके पास संसद में प्रचंड बहुमत है, इतनी भारी मेजॉरिटी कि वो वो जो चाहे वो कानून पास करवा सकती है। एकदम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, राइट? हाँ, बिल्कुल। अब सोचिए कि सत्ता के नशे में चूर होकर वो सरकार एक दिन अचानक ये फैसला करती है कि देश में अब से कोई चुनाव नहीं होंगे। बाप रे, सीधा लोकतंत्र ही खत्म। एग्जैक्टली वो संविधान में एक अमेंडमेंट लाते हैं और कहते हैं कि लोकतंत्र का चैप्टर क्लोज, आज से सिर्फ एक ही पार्टी का शासन होगा। अब सुनने में ये किसी हॉलीवुड की डिस्टोपियन फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन एक बहुत ही गंभीर सवाल ये है कि क्या कानूनी रूप से कोई सरकार ऐसा कर सकती है? ये बहुत ही चुभने वाला सवाल है। सही में, क्या महज एक रूल बुक को बदलकर लोकतंत्र की हत्या की जा सकती है? आपको शायद ना पता हो, लेकिन 1970 के दशक में भारतीय लोकतंत्र बिल्कुल इसी कगार पर खड़ा था। बिल्कुल सही कहा आपने। उस वक्त संसद और देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के बीच एक ऐसा महायुद्ध चल रहा था जिसने इस देश की नींव को हिलाकर रख दिया था। और आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी महायुद्ध की जड़ों को खंगालने वाले हैं। आज की हमारी ये चर्चा द केसरी नंदन एकेडमी के कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के नोट्स पर आधारित हैं, जो कि सच में बहुत ही बेहतरीन नोट्स हैं। हाँ, और हमारा मिशन आज सिर्फ एक लीगल कॉन्सेप्ट को समझना नहीं है, हमें उस ढाल को समझना है जिसने सचमुच भारतीय लोकतंत्र की आत्मा को बचाया है, जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं, यानी संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत। और जो लोग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को थोड़ा भी जानते हैं वो समझते हैं कि ये सिर्फ कुछ कोर्ट केसेस की लिस्ट नहीं है। ये एक ऐसे देश की कहानी है जो अपनी आज़ादी और अपने अधिकारों को बचाने के लिए खुद अपने ही सिस्टम से लड़ रहा था। तो चलिए इस कहानी को शुरुआत से समझते हैं। ये पूरा टकराव आखिर शुरू कहाँ से हुआ? देखिए, इसकी शुरुआत होती है संविधान की किताब में लिखे दो बहुत ही अहम आर्टिकल्स के बीच के विरोधाभास से। अ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट। हमें आर्टिकल 368 और आर्टिकल 13 को समझना होगा। अच्छा, आर्टिकल 368 और 13? हाँ, तो जब संविधान निर्माताओं ने भारत का संविधान लिखा तो वो लोग बहुत दूरदर्शी थे। उन्हें पता था कि आगे चलकर समाज बदलेगा, जरूरतें बदलेंगी और इसलिए संविधान को भी वक्त के साथ बदलना ही होगा। राइट, कोई भी रूल बुक पत्थर की लकीर तो नहीं हो सकती ना। एग्जैक्टली। और इसी बदलाव के लिए उन्होंने एक हथियार दिया, आर्टिकल 368। ये आर्टिकल संसद को यानी पार्लियामेंट को संविधान में अमेंडमेंट करने की पावर देता है। संशोधन करने की शक्ति। बिल्कुल। और निर्माताओं ने इसे बहुत ही बैलेंस्ड बनाया था। जैसे कुछ छोटे बदलाव करने, नए राज्य बनाने, तो वो सिंपल मेजॉरिटी से हो जाते हैं। ओके, मतलब आसानी से पास हो जाएगा। हाँ, लेकिन कुछ बड़े बदलाव जैसे अगर फंडामेंटल राइट्स को टच करना है तो स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। और अगर बात देश के फेडरल स्ट्रक्चर की हो तो आधे से ज्यादा राज्यों की सहमति भी लगती है। यानी रास्ता खुला था बदलाव के लिए, पर इतना आसान भी नहीं था कि कोई भी आके कुछ भी बदल दे। सही समझे। लेकिन और यहाँ एक बड़ा पैंच फंसता है। संविधान में एक और बहुत ही पावरफुल हिस्सा है पार्ट 3, जो नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स देता है, यानी हमारे मौलिक अधिकार। हाँ, और इसी हिस्से में बैठा है आर्टिकल 13। अब ये आर्टिकल 13 जो है ना, ये स्टेट के लिए एक बहुत ही स्ट्रिक्ट वार्निंग है। ये साफ साफ कहता है कि सरकार या संसद कोई भी ऐसा कानून यानी लॉ नहीं बना सकती जो नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स को छीन ले या उन्हें कम कर दे। वेट, तो अगर कोई ऐसा कानून बनाता है तो क्या होगा? तो न्यायपालिका यानी जुडिशरी उस कानून को वॉइड घोषित कर देगी, उसे जीरो मान लिया जाएगा। अच्छा, अब मुझे ये कानूनी चक्रव्यूह समझ आ रहा है। एक तरफ आर्टिकल 368 संसद को पावर दे रहा है कि वो संविधान बदल सकती है, और दूसरी तरफ आर्टिकल 13 कह रहा है कि कोई कानून फंडामेंटल राइट्स को नहीं छीन सकता। बिल्कुल। तो यहाँ एक बहुत ही बेसिक और फिलोसॉफिकल सवाल खड़ा हो जाता है। क्या आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करके जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है, क्या वो आर्टिकल 13 के नजरों में एक नॉर्मल कानून है? ओह, आई सी। अगर हम कहें कि हाँ, वो एक नॉर्मल कानून है, तो इसका मतलब संसद कभी भी फंडामेंटल राइट्स को कम करने वाला अमेंडमेंट पास ही नहीं कर सकती। एग्जैक्टली। और अगर हम कहें कि नहीं, वो नॉर्मल कानून नहीं है, तो इसका मतलब संसद संविधान के जरिए नागरिकों के हर एक अधिकार को छीन लेने की एब्सोल्यूट पावर रखती है। ये तो बहुत ही खतरनाक स्थिति हो सकती है। इसे समझने के लिए एक एनालॉजी सोचते हैं। संविधान को एक विशाल और भव्य घर की तरह सोचिए, जिसमें हम सब रहते हैं। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। राइट।
और आर्टिकल 368 आपको उस घर को रेनोवेट करने का या नया पेंट करने का या शायद एक नई मंजिल बनाने का परमिट देता है। हाँ, रेनोवेशन का परमिट। लेकिन सवाल ये था कि क्या इस रेनोवेशन परमिट का इस्तेमाल करके आप उस घर की बुनियादी नींव को ही खोद सकते हैं? वही तो। और यहीं से शुरू होता है इतिहास का वो महायुद्ध। आइए इसके राउंड 1 और 2 को देखते हैं, जो 1950s और 1960s के दशक में हुए थे। देश तो उस वक्त नया नया आजादी हुआ था। बिल्कुल। और सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी गरीबी और असमानता को दूर करना। सदियों से चली आ रही जमींदारी प्रथा समाज को खोखला कर रही थी। तो सरकार लैंड रिफॉर्म्स यानी भूमि सुधार लागू करना चाहती थी। यानी बड़े जमींदारों से उनकी एक्स्ट्रा जमीन लेकर गरीब और भूमिहीन किसानों में बांटना। ये तो एक बहुत ही नोबल और समाजवादी मकसद था तो सही, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस वक्त राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार एक फंडामेंटल राइट था। राइट, एग्जैक्टली, वो एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था। तो जैसे ही सरकार ने जमीन लेनी शुरू की, जमींदार सीधा कोर्ट पहुंच गए। उनका लॉजिक तो सीधा रहा होगा कि संविधान हमें संपत्ति का अधिकार देता है और आर्टिकल 13 के तहत सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती। हाँ, बिल्कुल वही लॉजिक था। अब सरकार के हाथ बनने लगे थे। एक तरफ लाखों गरीबों की भूख थी और दूसरी तरफ संविधान में लिखे मौलिक अधिकार। इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए उस वक्त की नेहरू सरकार ने संविधान में फर्स्ट अमेंडमेंट यानी पहला संशोधन कर डाला। अच्छा, ताकि लैंड रिफॉर्म्स को कोर्ट से बचाया जा सके। हाँ, उन्होंने भूमि सुधार कानूनों को एक स्पेशल सुरक्षा कवच पहना दिया। इसके बाद मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंचा। पहले 1951 में शंकरी प्रसाद केस और फिर बाद में 1965 में सज्जन सिंह केस। तो इन दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? किसकी जीत हुई? इन दोनों ही मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने संसद को सर्वशक्तिमान बना दिया। संसद को? कोर्ट ने कहा कि संसद के पास संविधान के किसी भी हिस्से को बदलने की एब्सोल्यूट पावर है, यहाँ तक कि वो फंडामेंटल राइट्स को भी बदल सकते हैं। लेकिन ऐसा कैसे? कोर्ट ने इसके पीछे क्या लॉजिक दिया? आर्टिकल 13 का क्या हुआ फिर? यही तो ट्विस्ट है। कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूएंट पावर यानी संविधान बनाने या बदलने की शक्ति और ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर यानी सामान्य कानून बनाने की शक्ति के बीच एक लाइन खींच दी। अच्छा, दोनों को अलग अलग माना? बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जब संसद कोई ट्रैफिक नियम या टैक्स का कानून पास करती है तो वो अपनी लेजिस्लेटिव पावर का इस्तेमाल कर रही होती है और आर्टिकल 13 सिर्फ ऐसे ही आम कानूनों पर लागू होता है। ओके। लेकिन जब संसद आर्टिकल 368 का यूज करके संविधान बदलती है तो वो एक कंस्टिट्यूएंट पावर का यूज कर रही होती है, ठीक वैसे ही जैसे संविधान सभा ने किया था। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कोई आम लॉ नहीं है और आर्टिकल 13 उस पर लागू ही नहीं होता। वाह, ये तो एक तरह से पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का दौर हो गया, जैसे ब्रिटिश सिस्टम में होता है। वैसे वहाँ की संसद इतनी ताकतवर होती है कि एक बहुत मशहूर कहावत है कि ब्रिटिश संसद औरत को आदमी और आदमी को औरत बनाने के अलावा बाकी सब कुछ कर सकती है। हाँ, ये कहावत काफी फेमस है और शुरुआती दौर में भारत की सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी तर्ज पर संसद को पूरी छूट देती थी। सरकार बहुत खुश थी क्योंकि अब वो अपने सोशल रिफॉर्म्स बिना किसी रुकावट के ला सकती थी। लेकिन और यहाँ मैं एक फिलॉसफिकल सवाल रखना चाहूँगा, क्या किसी भी एक इंस्टीट्यूशन के पास, चाहे वो जनता द्वारा चुनी हुई ही क्यों ना हो, ऐसी एब्सोल्यूट पावर होना लोकतंत्र के लिए खतरनाक नहीं है? ये तो बहुत बड़ा खतरा है। वही ना, अगर संसद सर्वशक्तिमान है तो कल को अगर किसी एक पार्टी का निरंकुश बहुमत आ जाए तो वो तो पूरे संविधान को ही पलट कर रख देंगे। वो सारे फंडामेंटल राइट्स खत्म कर सकते हैं, बोलने की आजादी छीन सकते हैं। क्या हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसी ही व्यवस्था सोची थी? नहीं, बिल्कुल नहीं सोची थी। और इसी डर और मंथन ने जन्म दिया हमारे महायुद्ध के तीसरे राउंड को। तीसरा राउंड? ये कब हुआ? ये साल था 1967 और केस का नाम था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये भारतीय कानूनी इतिहास का एक ऐसा भूचाल था जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। ओह, गोलकनाथ केस। इसकी सीरियसनेस का अंदाजा तो इस बात से लगता है कि इसमें 11 जजेस की बेंच बैठी थी ना। ब्रेक लगा दिया। उन्हें रियलाइज हुआ कि अगर संसद की अमेंडमेंट पावर पर लिमिट नहीं लगाई तो देश डिक्टेटरशिप की तरफ भी जा सकता है। तो उन्होंने क्या रूल किया इस बार? 11 जजेस की बेंच ने 6-5 के बहुत ही नैरो मार्जिन से फैसला सुनाया कि फंडामेंटल राइट्स सैक्रोसैंक्ट हैं।
सैक्रोसैंक्ट। यानी पवित्र और अलंघनीय। बिल्कुल, यानी वो इतने बेसिक और पवित्र हैं कि संसद उन्हें किसी भी अमेंडमेंट के जरिए छू भी नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद वाले उस लॉजिक को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया जिसमें आम कानून और कॉन्स्टिट्यूएंट पावर को अलग बताया गया था। तो मतलब अब उन्होंने कहा कि अमेंडमेंट भी एक कानूनी है। एग्जैक्टली उन्होंने कहा कि आर्टिकल 368 की पावर भी अल्टीमेटली एक लेजिस्लेटिव पावर ही है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आर्टिकल 13 के तहत एक लॉ ही है, और क्योंकि ये कानून है, ये फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं कर सकता। बाप रे, अचानक से संसद की वो गाड़ी जो फुल स्पीड में भाग रही थी उस पर कोर्ट ने हैंडब्रेक खींच दिया। लेकिन यहाँ तो एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम खड़ी हो गई होगी ना? किस तरह की प्रॉब्लम? देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि संसद कभी फंडामेंटल राइट्स बदल ही नहीं सकती थी, तो पिछले 70 सालों में जमींदारी खत्म करने के लिए जो इतने अमेंडमेंट्स हुए थे, उनका क्या होगा? क्या वो सब इलीगल हो जाएंगे? ये बहुत वैलिड पॉइंट है। अगर ऐसा हुआ तो देश में हाहाकार मच जाएगा। जिन लाखों किसानों को जमीन मिली है उनसे वो वापस लेकर जमींदारों को लौटानी पड़ेगी। पूरा सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ही चरमरा जाएगा। इसलिए इस भयंकर संकट से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकन ज्यूरिस्प्रूडेंस से एक बहुत ही अनोखा कॉन्सेप्ट उधार लिया, जिसे कहते हैं प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग का सिद्धांत। प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग यानी भविष्यलक्षी प्रभाव। हाँ, कोर्ट ने कहा कि देखिए, हम अपना पुराना फैसला बदल तो रहे हैं, लेकिन इसका असर बीते हुए कल पर नहीं पड़ेगा। पास्ट में जो संशोधन हो चुके हैं, जो जमीनें बढ़ चुकी हैं, वो सेफ रहेंगी, वो लीगली वैलिड है। ओह, थैंक गॉड, बच गए। हाँ, लेकिन फ्यूचर के लिए यानी आज के बाद से संसद के हाथ पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं। अब वो फंडामेंटल राइट्स को टच नहीं कर सकती। वाओ, जरा सिचुएशन के बारे में सोचिए। इस गोलकनाथ के फैसले ने जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच एक बहुत बड़ी आइडियोलॉजिकल खाई पैदा कर दी। बिल्कुल, एकदम आमने सामने खड़े थे दोनों। एक तरफ जुडिशरी थी जिसका मानना था कि नागरिकों के अधिकार हर हाल में सेफ रहने चाहिए, और दूसरी तरफ चुनी हुई सरकार थी जिसका लॉजिक था कि भाई हम जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं। अगर जनता गरीबी में मर रही है तो क्या कुछ अमीर लोगों की प्रॉपर्टी बचाने के लिए देश का विकास रोक देना सही है? ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सवाल था उस वक्त का। क्या एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के हाथ डेवलपमेंट के लिए पूरी तरह बंद कर देना डेमोक्रेटिक था? मुझे नहीं लगता कि संसद इस फैसले को चुपचाप सहने वाली थी। बिल्कुल नहीं। सत्ता का ये टकराव अब अपने पीक पर था। अपनी छीनी हुई ताकत को वापस लेने के लिए संसद ने एक बहुत ही अग्रेसिव कदम उठाया। उन्होंने 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास कर दिया। सीधा नया अमेंडमेंट? इसमें क्या लिखा था? इस अमेंडमेंट के जरिए संसद ने आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 की भाषा ही बदल डाली। उन्होंने साफ साफ लिख दिया कि संसद के पास संविधान के किसी भी हिस्से को, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, बदलने की पूरी और एब्सोल्यूट पावर है, और आर्टिकल 13 उनका रास्ता नहीं रोक सकता। ये तो सीधा सीधा कोर्ट को एक खुली चुनौती थी। संसद तो एक तरह से कह रही थी कि इस देश को हम चलाएंगे, कोई अदालत नहीं। एग्जैक्टली। और इसके बाद तो देश में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आना पक्का ही था। हर कोई यही सोच रहा था कि अब आगे क्या होगा। क्या कोर्ट इस 24th अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल देगी या फिर संसद के सामने घुटने टेक देगी? और इसी महत टकराव के बीच जन्म होता है भारतीय इतिहास के सबसे बड़े और सबसे ऐतिहासिक केस का। साल था 1973 और केस था केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ओह, द लैंडमार्क केस। हाँ, केशवानंदा भारती दरअसल केरला के एक मठ के मठाधीश थे। केरला सरकार उनके मठ की जमीन ले रही थी लैंड रिफॉर्म्स के तहत, और उन्होंने इसको चैलेंज किया। लेकिन देखते ही देखते ये मामला एक मठ की जमीन से बढ़कर पूरे देश के डेमोक्रेटिक फ्यूचर का फैसला बन गया। इस केस की ग्रैंडनेस का अंदाजा इस बात से लग जाता है कि इस बार 13 जजेस की बेंच बैठी थी। भारतीय कानूनी इतिहास में इससे बड़ी बेंच आज तक नहीं बैठी है। आज तक नहीं। और मैंने सुना है 68 दिनों तक कंटिन्यूअसली बहस चली थी इसमें। बिल्कुल। दिग्गज वकील नानी पालखीवाला ने नागरिकों के अधिकारों की तरफ से ऐसी बहस की कि पूरी दुनिया के संविधान, हिस्ट्री, फिलॉसफी सब पढ़ डाले गए, और जो फैसला आया वो 700 से ज्यादा पन्नों का था। वाह। तो इसका रिजल्ट क्या निकला? कौन जीता? इसका नतीजा किसी एक की जीत नहीं था। ये कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का सबसे शानदार ग्रेट कॉम्प्रोमाइज था। ये 13 जजेस की बेंच दरअसल 7-6 के बहुत ही क्लोज मार्जिन से डिवाइडेड थी। ओह, यानी सिर्फ एक जज के वोट ने भारत का फ्यूचर डिसाइड कर दिया? हाँ, सिर्फ एक वोट। कोर्ट ने एक ऐसा इंटरमीडिएट रास्ता निकाला जिसने दोनों पक्षों की रिस्पेक्ट भी बचा ली
और लोकतंत्र को भी। उन्होंने संसद से कहा, ठीक है, हम मानते हैं कि आपके पास संविधान बदलने की पावर है, 24th अमेंडमेंट वैलिड है, आप फंडामेंटल राइट्स को भी बदल सकते हैं। तो संसद को तो लगा होगा कि उनकी जीत हो गई। उन्हें शुरू में यही लगा, लेकिन इसके तुरंत बाद आया इतिहास का सबसे बड़ा बट। लेकिन वो लेकिन क्या था? कोर्ट ने आगे कहा कि हाँ, आप संविधान बदल सकते हैं, लेकिन अपनी इस अमेंडमेंट पावर का यूज करके आप संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकते। वाह, ये वह हिस्टोरिक आहा मोमेंट था जिसने पूरी बाजी ही पलट दी। मतलब कोर्ट ने भाषा विज्ञान का कितना खूबसूरत इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि अमेंडमेंट का डिक्शनरी मीनिंग ही होता है किसी चीज में बदलाव करना या उसे बेहतर बनाना। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की पहचान ही मिटा दो। एग्जैक्टली। चलिए वापस उसी घर वाली एनालॉजी पर चलते हैं जो आपने शुरू में दी थी। हाँ, वही रेनोवेशन वाली। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से कहा कि आर्टिकल 368 आपको घर का दरवाजा बदलने या वॉल पेंट करने की पूरी परमिशन देता है, लेकिन आप उन पिलर्स को, उस फाउंडेशन को नहीं गिरा सकते जिस पर वो घर टिका हुआ है। बिल्कुल सही। अगर फाउंडेशन ही गिरा दी तो वो घर कहाँ बचेगा? वो तो ताश के पत्तों की तरह रह जाएगा। उसकी जगह जो नया बनेगा वो तो कुछ और ही होगा। और इसी के साथ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का जन्म हो गया। संसद के पास पावर भी बनी रही, लेकिन कोर्ट ने उस ताकत के आसपास एक अदृश्य लक्ष्मण रेखा खींच दी। एक परफेक्ट बैलेंस। इस फैसले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी और अमेरिकन जुडिशियल सुप्रीमेसी के बीच एक एकदम अनोखा इंडियन मॉडल बना दिया। एक ऐसा चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम जहां कोई भी एक इंस्टीट्यूशन एब्सोल्यूट डिक्टेटर नहीं बन सकती। सही बात है, लेकिन देखिए कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक छोटा सा पेंच अभी भी बाकी था। अब क्या बचा था? बेसिक स्ट्रक्चर का जन्म तो हो गया, लेकिन आखिर ये पिलर्स है कौन से? क्या सुप्रीम कोर्ट ने कोई फाइनल लिस्ट दी थी कि ये चीजें बेसिक स्ट्रक्चर है? मुझे लगता है उन्होंने जानबूझकर ऐसी कोई फिक्स्ड लिस्ट नहीं दी होगी। इसे एक ओपन एंडेड कॉन्सेप्ट रखा होगा ताकि फ्यूचर में केस बाय केस डिसाइड हो सके। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। उन्होंने कुछ एग्जाम्पल जरूर दिए, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, देश का डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन नेचर, सेक्युलरिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर्स और फेडरलिज्म, लेकिन लिस्ट फाइनल नहीं की। तो इस अनरिटन लिस्ट का पहला टेस्ट कब हुआ फिर? बहुत जल्दी हो गया, 1975 में इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण केस में। उस वक्त देश में इमरजेंसी का दौर था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द कर दिया था। ओह हाँ, उसके बाद ही तो इमरजेंसी लगी थी। हाँ, तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए संसद ने रातों रात 39th अमेंडमेंट पास कर दिया। इस अमेंडमेंट में ये लिखा गया कि प्राइम मिनिस्टर और लोकसभा स्पीकर के चुनाव को देश की किसी भी अदालत में चैलेंज ही नहीं किया जा सकता। ये तो सीधा सीधा जुडिशरी को बाईपास करना हो गया ना। एग्जैक्टली। तब सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार पूरी ताकत से इस बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत का हथौड़ा चलाया। उन्होंने उस 39th अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। क्या रीजन दिया उन्होंने? उनका लॉजिक था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस यानी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हमारे संविधान का मूल ढांचा है। एक लोकतंत्र में ये कैसे हो सकता है कि देश के सबसे बड़े पद के चुनाव की कोई जुडिशियल चेकिंग ही ना हो सके? वाह, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर ने सच में लोकतंत्र को बचा लिया वहां पर। और इसके बाद 1980 में मिनर्वा मिल्स केस आया, वहां भी इसने चमत्कार किया। उस वक्त तक संसद ने 42nd अमेंडमेंट पास करके डिक्लेयर कर दिया था कि संसद की अमेंडमेंट पावर पर कोई लिमिट नहीं है और उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। संसद बाज नहीं आ रही थी मतलब। तो मिनर्वा मिल्स में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा कि संविधान ने संसद को एक लिमिटेड पावर टू अमेंड दी है, और ये जो लिमिटेड पावर है ये खुद अपने आप में बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। मास्टर स्ट्रोक। यानी जिस इंस्टीट्यूट के पास लिमिटेड पावर है वो अपनी ही पावर का यूज करके खुद को अनलिमिटेड पावर नहीं दे सकती। सही जवाब। और इसी केस में उन्होंने जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा की शक्ति को भी बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया। यहां तक तो आते आते ये क्लियर हो गया कि जुडिशरी इस कॉन्सेप्ट के थ्रू देश की रक्षा कर रही है। लेकिन देखिए, पॉलिटिक्स हमेशा नए लूप होल्स ढूंढ ही लेती है। कार्यपालिका और विधायिका इतनी आसानी से हार मानने वालों में से कहां थे? हाँ, उन्होंने एक ऐसा कानूनी ब्लैक होल ढूंढ निकाला था जिसका नाम था 9th शेड्यूल यानी 9वीं अनुसूची। ओह यस, 9th शेड्यूल। ये वही है ना जो 1951 में पहले अमेंडमेंट के साथ जोड़ा गया था? बिल्कुल। आर्टिकल 31B के तहत शुरू में इसका मकसद बहुत अच्छा था। इसे इसलिए बनाया गया था ताकि लैंड रिफॉर्म्स वाले लॉज को जमींदार लोग कोर्ट में डिले ना कर सकें। उसमें लिखा था कि जो भी लॉ इस 9th शेड्यूल में डाल दिया जाएगा उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता।
भले ही वो फंडामेंटल राइट्स तोड़ता हो। हाँ, भले ही तोड़ता हो, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता सरकारों ने इसका जबरदस्त मिसयूज करना शुरू कर दिया। ये एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल डस्टबिन या मैजिक बॉक्स बन गया। यानी सरकार को जो भी मनमाना कानून कोर्ट से बचाना होता वो उसे चुपचाप 9th शेड्यूल में डंप कर देते थे। एग्जैक्टली। धीरे धीरे इसमें सैकड़ों कानून जमा हो गए। अब आप ही सोचिए ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के लिए कितना बड़ा खतरा था। बहुत बड़ा खतरा। ये तो वही बात हो गई कि आपने सामने वाले दरवाजे पर बहुत मजबूत बेसिक स्ट्रक्चर का ताला लगा दिया है, लेकिन पीछे वाला दरवाजा चोरों के लिए खुला छोड़ दिया। अगर सरकार हर कानून को 9th शेड्यूल में डाल के बचा लेगी तो बेसिक स्ट्रक्चर का फायदा ही क्या हुआ? इसी विकट सवाल का जवाब ढूंढने के लिए 2007 में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस आया, IR कोहेलो केस। ये एक और हिस्टोरिकल मोमेंट था जहां 9 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी और उन्होंने इस ब्लैक होल को बंद किया, हमेशा के लिए बंद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया कि 9th शेड्यूल कोई ऐसा जादुई बक्सा या ऐसी दीवार नहीं है जहां कोर्ट की रोशनी नहीं पहुंच सकती। क्या बात है! कैसे किया उन्होंने? उन्होंने एक कट ऑफ डेट तय की, 24 अप्रैल 1973। वेट, ये वही डेट है ना जब केशवानंदा भारती का हिस्टोरिक फैसला आया था? एग्जैक्टली। कोर्ट ने क्लियर किया कि इस डेट से पहले जो कानून 9th शेड्यूल में डाले गए थे वो सेफ रहेंगे। वही प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग वाली सोच। लेकिन उस डेट के बाद अगर कुछ डाला गया तो उसका पूरा जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। अगर वो कानून आपके फंडामेंटल राइट्स जैसे आर्टिकल 14, 19 या 21 का उल्लंघन करता है और उसकी वजह से बेसिक स्ट्रक्चर डैमेज होता है, तो कोर्ट उस कानून को बेहिचक अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देगी। मतलब साफ था, संसद ने जो ट्रिक निकाली थी उस मैजिक बॉक्स को भी कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर की बड़ी छतरी के नीचे लाकर रख दिया। अब देश का कोई भी कानून संविधान की मूल भावना से ऊपर नहीं बचा। बिल्कुल, और यही हमारी डेमोक्रेसी की सच्ची जीत थी। तो अगर हम इस पूरे सफर को, इस पूरे कानूनी और ऐतिहासिक मंथन को एक साथ देखें तो ये सिर्फ कोर्ट केसेस और आर्टिकल्स की कहानी नहीं है। शंकरी प्रसाद के उस दौर से जहां संसद एब्सोल्यूट पावर में थी, वहां से लेकर गोलकनाथ के झटके और फिर केशवानंदा भारती के बेसिक स्ट्रक्चर वाले मैच्योर कॉम्प्रोमाइज तक पहुंचना, ये सब हमें आखिर सिखाता क्या है? यह हमें सिखाता है कि हमारा संविधान कोई डेड या बस कागज का टुकड़ा नहीं है। ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक जीवंत इकाई है। हाँ, जो वक्त और नई जरूरतों के साथ बदल सकती है। और देखिए, बदलाव जरूरी भी है ताकि देश का विकास ना रुके। लेकिन सबसे खास बात यह है कि चाहे कितने भी बदलाव हो जाएं, ये रूल बुक अपनी आत्मा नहीं खो सकती। सही कहा आपने। इसकी जो नींव है, लोकतंत्र, समानता और न्याय के जो पिलर्स हैं, वो हमेशा सेफ रहेंगे। कोई भी सरकार इस घर की नींव को नहीं हिला सकती जिसमें हम आज आजादी से सांस ले रहे हैं। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमने समझा कि कैसे आर्टिकल 368 की पावर और आर्टिकल 13 के राइट्स के बीच हुए टकराव ने एक ऐसी ढाल को जन्म दिया जो आज भी हमारे अधिकारों की रक्षा कर रही है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले आइए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और थॉट प्रोवोकिंग सवाल पर ध्यान देते हैं। वो क्या है? जैसे कि हमने बात की, सुप्रीम कोर्ट ने कभी बेसिक स्ट्रक्चर की कोई फिक्स्ड लिस्ट नहीं दी। ये ओपन एंडेड है। राइट। हाँ, बिल्कुल। वक्त के साथ नई चीजें जुड़ सकती हैं इसमें। तो जरा सभी लोग सोचिए, आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी हर दिन नया रूप ले रही है। ये डिजिटल डेटा और AI का युग है जहां हमारी सबसे पर्सनल इंफॉर्मेशन दांव पर लगी होती है। साथ ही एनवायरनमेंट पर भी कितना बड़ा संकट मंडरा रहा है। क्लाइमेट चेंज एक मैसिव मुद्दा है आजकल। सही कहा। तो इस तेजी से बदलते वक्त में क्या फ्यूचर में राइट टू डिजिटल प्राइवेसी यानी डिजिटल निजता के अधिकार को, या फिर राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट को, क्या सुप्रीम कोर्ट इस बेसिक स्ट्रक्चर का एक नया पिलर घोषित कर सकती है? वाओ, ये तो बहुत ही दूरदर्शी सोच है ना? क्या हम एक ऐसे फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां सरकारें इन मॉडर्न राइट्स को चाहकर भी किसी लॉ से हमसे छीन नहीं पाएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जो संविधान को सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं रखता, बल्कि सीधे हमारे आने वाले कल से जोड़ता है। इस पर हम सबको अकेले में जरूर विचार करना चाहिए। बिल्कुल, संविधान को लिविंग डॉक्यूमेंट ऐसे ही तो कहा जाता है। तो इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय पर और पढ़ें और अपने आसपास के लॉस को इस बेसिक स्ट्रक्चर के नजरिए से देखने की कोशिश करें, और हाँ, अपनी जिज्ञासा को हमेशा जिंदा रखें। मिलते हैं अगली चर्चा में।